कांग्रेस को फिर लगेगा तगड़ा झटका। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। दीपक जोशी बीजेपी में शामिल होंगे। अरुणोदय चौबे भी लेंगे पार्टी की सदस्यता। लोकसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक बार फिर पूर्व मंत्री दीपक जोशी समेत से ये पूर्व विधायक कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और कांग्रेस नेता दीपक जोशी कांग्रेस छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी सरकार पर उनके पिता की उपेक्षा का आरोप लगाया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दीपक जोशी के साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। दोनों नेता बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का दामन थामेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस में भगदड़ मचना शुरू हो गई है और लगातार तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार नेताओं की बागी के शिकार हो रही है और तमाम जो नेता हैं बागी हो रहे हैं। और इससे पहले भी दीपक जोशी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, बीजेपी का दामन छोड़ा था और एक बार अभी चर्चा है कि दीपक जोशी फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये अपडेट दे रहे हैं, जहां लगातार विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। इसी पर चर्चा भी करेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से महासचिव अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अनिरुद्ध जी पहले आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस में अब रणनीतिक तौर पर भी जमीन पर सक्रियता देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस में भगदड़ मची मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। आज बैठक भी कांग्रेस की है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं अनिरुद्ध जी? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और लगभग 65 से 68 दिनों के भीतर 5,800 छोटे बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर के सभी राज्यों में न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। न्यू ज्वाइनिंग टोली का एक बाकायदा एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि वह इस बार 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए। और न्यू ज्वाइनिंग टोली लगातार नेताओं को कांग्रेस से और दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवा रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आज की बात करें तो पूर्व मंत्री दीपक जोशी जो भारतीय जनता पार्टी से ही नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए थे, अब ऐसी खबर है कि वो वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ अरुणोदय चौबे जो पूर्व विधायक हैं वो भी पार्टी ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा बागरी जो हैं वो भी पूर्व विधायक हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो नेताओं का कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट ज्वाइन करना लगातार जारी है। और पिछले ही दिनों कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका उस वक्त मिला था जब पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके साथ बड़े बड़े तमाम नेता थे, जिसमें इंदौर के विधायक संजय शुक्ला पूर्व विधायक और पूर्व विधायक विशाल पटेल, ऐसे कई नेता पिछले ही दिनों मध्य प्रदेश भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। और दीपक जोशी अगर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं वापस, तो ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा। और ये झटका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है। उसमें कांग्रेस पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। दूसरी सूची में आज मध्य प्रदेश के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का मंथन हो रहा है। और ऐसे में अगर कांग्रेस छोड़ के ये पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री दीपक जोशी वापस कांग्रेस छोड़ के अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा झटका होगा। और लोकसभा उम्मीदवारों की सूची हो सकता है कि मध्य प्रदेश के नाम आज आने वाले हों, लेकिन इस घटनाक्रम से आने वाले समय में जब ये घटनाक्रम होगा तो वो नामों पे वापस मंथन करना पड़ेगा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए। आज का दिन खराब दिन कहा जा सकता है, जबकि ये नेता भाजपा ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। मैं आप पर लौटूंगा। सीधा अमित शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और कांग्रेस की आज बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें तमाम उम्मीदवारों को लेकर मंथन जो हुआ है उस पर आज फैसला हो सकता है। लेकिन उसके इतर लगातार आपके तमाम दिग्गज नेता जो आप जमीनी आधार जो आपके हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कैसे कांग्रेस आगे रणनीति से आगे बढ़ेगी और कैसे चुनाव में चुनौती बीजेपी के सामने बन पाएगी, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है भगदड़ मची हुई है एमपी कांग्रेस में? अमित जी देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में अगर पोलिंग पर काम करता है, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो वो कार्यकर्ता काम करता है। निश्चित तौर पे
भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो अरुणोदय चौबे हो, पहले 307 लगाई गई, मर्डर का केस लगाया गया, पिछले 5 वर्षों से लगातार उनको केसों के मामले में, भूपेंद्र सिंह जी के आरोप प्रत्यारोप के मामले में उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। अभी हालांकि कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स में अरुणोदय चौबे नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। किस हालात में उनको, संजय शुक्ला जी को 150 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया, संजय शर्मा जी के साथ क्या स्थिति करी गई, विशाल पटेल को व्यवसायिक करोड़ों रुपए का नोटिस दिया गया, संजय पाठक किस स्थिति में गए जब उनके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी का शिकंजा कस दिया गया। आज इनके जाने की इनको शुभकामनाएं, लेकिन जैसे दीपक जोशी जी आज कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। दीपक जोशी जी की विचारधारा अलग थी, कांग्रेस की विचारधारा उन्होंने अपनाने की कोशिश करी, लेकिन शायद वो कांग्रेस की विचारधारा में महसूस नहीं कर रहे होंगे। कांग्रेस ने तो अच्छे लोगों को मौका दिया, क्योंकि वो कैलाश जोशी जी के पुत्र थे, संत की राजनीति में थे, तो उनको टिकट भी दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। जनता ने नकार दिया तो अब अगर इस तरह की कोई निर्णय कोई ले रहा है तो मैं समझता हूं कि हर पार्टी एक अच्छे नेता को मौका दे सकती है। निर्णय जनता को लेना है, जनता के द्वारा वो चुनाव जीत नहीं पाए दीपक जोशी जी, और हो सकता है कि इस कुंठा में वो कोई निर्णय ले रहे हो, लेकिन अभी तक जब तक कोई चीज ऐसी ना हो जाए तो मैं समझता हूं कि एक बार उन्हें पुनः विचार करना चाहिए। संकट हर राजनीतिक दल के लिए आता है, और हमने तो संकट 1977 देखा, 1971 देखा, 64 देखा, और तमाम कई बार हमने देखा। लेकिन जब 2004 का इलेक्शन था, 2008 का इलेक्शन था, उसके बाद लोकसभा में 2009 में 12 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी। कांग्रेस अपनी तैयारी निरंतर कर रही है, और उसी आधार पर आप देखिएगा परिणाम, कांग्रेस के परिणाम के बाद लोकसभा में अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। लेकिन देखिए, बिल्कुल अमित जी, आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन संजय शुक्ला का नाम हो, सुरेश पचौरी कितना बड़ा नाम रहे, अब तमाम अगर ऐसे नेता अगर लगातार चुनाव से ठीक पहले अगर बीजेपी का दामन थामते हैं, तो एक तो मध्य प्रदेश में वैसे भी चुनौती है, क्योंकि 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, एक सीट पर आपकी रही है, उस पर भी आप लगातार बीजेपी यहाँ पर कहे कि चुनौती पेश कर रही है। तो ऐसे में कैसे आपकी वो रणनीति, कुछ जमीनी आधार क्या आप बताएंगे, क्योंकि फिलहाल तो वो नजर नहीं आ रहा है। आपका सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि तमाम जो नेता ने कैसे बचाना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले पूर्व में भी बताया कि नेताओं के आधार पर हमारे नेता नेतृत्व तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के धरातल पर काम पोलिंग बूथ का, सिंधिया जी जैसे बड़े नेता चले गए, लेकिन आप देखिए कि जब उपचुनाव हुआ तो ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीती। क्यों जीती, उसका कारण ये था कि बूथ के स्तर का कार्यकर्ता कांग्रेस में था, जो कार्यकर्ता था वो कांग्रेस में रहा, नेता भर पलायन कर गए। मैं समझता हूँ संकट की घड़ी जरूर है, लेकिन हमारा चिंतन मंथन चल रहा है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, नौजवानों की अच्छी श्रृंखला में, बुजुर्गों के अनुभव में सार्थक परिणाम सामने। ठीक है अमित तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। और देखिए, लगातार कांग्रेस आरोप भी लगाती आई है कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, और साथ ही जिस तरीके से पिछले दिनों जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, संजय शुक्ला का नाम हो, 140 करोड़ का नोटिस उन पर था, तो ऐसे में तमाम जो नेता इससे पहले भी बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद जो उन पर केस दायर हुए, उनका बाद में ज्यादा कुछ खास ध्यान रहा नहीं। तो क्या कुछ आप कहेंगे जो कांग्रेस के आरोप हैं, और जो नेताओं को आप लगातार आलोचना करते आए थे, आप स्वागत के लिए तैयार भी हैं? अमित जी। ऋषभ जी, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं और उस यात्रा पे रहते हुए उनकी पार्टी ही नहीं जुड़ पा रही है, तो ये साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी की नीतियों पर इनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अविश्वास है, उनकी नेतृत्व पर अविश्वास है, और उनकी जो नीयत है उस नीयत को ये नकार रहे हैं। नीयत क्या है? नीयत है राम विरोध। इनको जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी रामलला की, इन्होंने एक सिरे से उसको नकार दिया, और जो कार्यकर्ता जाने वाले भी थे उनको भी इन्होंने साफ निर्देश दे दिया कांग्रेस ने कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता उस पर नहीं जाएगा। दूसरी इनकी नीयत है पाकिस्तान से प्यार। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से डीके हरिप्रसाद जी ने, इन्हीं के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान से दुश्मनी बीजेपी की हो सकती है, हमारी नहीं है। ये क्या दर्शाता है? कर्नाटक में अभी हाल ही में जो राज्यसभा के इलेक्शंस हुए और उसमें जब जीत हुई तो नासिर हुसैन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
किस तरीके से इनके वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं। स्वयं हम सबने टीवी चैनलों पर देखा था किस तरीके से वो वहां के आतंकवादियों से सहयोग मांगते हैं मोदी को हटाने के लिए। तो ये जो इनकी नीति रही है, ये जो इनका नेतृत्व राहुल गांधी का कार्यकाल में जो ये पूरा नेतृत्व उनका चला है, इस पर इनके कार्यकर्ता अगर अविश्वास जताते हैं और उस अविश्वास को जताते हुए अगर वो पार्टी से बाहर आते हैं, वो उस लीडरशिप को फॉलो नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी जिसमें एक आशा की किरण दिखती है, जिसमें भविष्य दिखता है, जिसमें देश का भविष्य सुरक्षित दिखता है, अगर वहां वो जाना चाहे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। क्योंकि हम तो पिछला अगर 9 साल का कार्यकाल देखें तो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इन सारी नीतियों पर हमारी सरकार चलते आ रही है। देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी आज देख लीजिए, अगर आप दक्षिण से निकलेंगे और कश्मीर तक जाएंगे तो आप देखेंगे इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी भी कश्मीर गए थे, पैदल गए थे। बिल्कुल अमित तिवारी जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खबर अच्छी नहीं आई है, क्योंकि हरियाणा में भी एक बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं राजस्थान में भी खबर है कि सांसद हैं जो कि बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके नेता भी अन्य दलों में जा रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा था ऋषभ जी। देखिए, नेताओं का इधर जाना, अभी जो मुझसे पहले कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, तो क्या ये मानेंगे कि उन जगहों पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है? क्या ये कहेंगे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी धन बल का प्रयोग कर रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खरीदने के लिए, या पंजाब में कांग्रेस कर रही है? तो ये ऐसा नहीं होता है। जिसकी अलाइनमेंट जिस नेतृत्व के साथ, जिस विचारधारा के साथ बनती है, वो उन पार्टियों में जाते हैं। और अभी तो चुनाव आने दीजिए, मतलब चुनाव की घोषणा होने दीजिए, कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हमने देखा किस तरीके से असम से कांग्रेस साफ हो चुकी है, बंगाल से कांग्रेस साफ हो चुकी है, केरल से साफ हो चुकी है। बहुत जद्दोजहद के बाद तो उनको वायनाड की सीट पर लड़ने दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी ना अपना गढ़ बचा पाई है, ना अपने आप को बचा पाएगी। इस आने वाले चुनाव में जनता ने ये तय कर दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए हमें मोदी जी के साथ रहना है। मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करती है आज की देश की जनता, और उसी गारंटी का नाम है कि आज जिस तरीके से आज देश प्रगति की ओर बढ़ा है। ठीक है अमित तिवारी जी, अमित शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और देखिए, मोदी की गारंटी वाकई में कांग्रेस के सामने एक चुनौती साबित हो रहा है। इसके तोड़ में आपके पास क्या है, और साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कितना फायदा कांग्रेस आगे लेगी? क्योंकि आप ही की पार्टी के पूर्व नेता प्रवक्ता रहे आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। अमित जी, अमित शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। ऋषभ भाई, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि क्या हरियाणा की सरकार प्रेशर दे रही है? जो हरियाणा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने हाल ही में कल कांग्रेस ज्वाइन की है, तो मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में। तो निश्चित तौर पे वहां उनकी नीतियों की दमनकारी और मोदी की जो गारंटी से ये जो सांसद जी थे वो मेरे ख्याल से आश्वस्त नहीं होंगे। तो प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है, उन पर वहां प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही हो। तो इसका प्रमाण है भाई, गोवा में जिस तरीके से किया, कर्नाटक में जिस तरीके से किया, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार गिराने का काम किया, ये पूरे देश ने देखा है। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। तो रही बात मोदी की गारंटी सिवाय धार्मिक स्थलों की बात करना, मोदी की गारंटी सिवाय लोगों को भड़काने की बात करना, मोदी की गारंटी थी लोगों को 2 करोड़ रोजगार देना, मोदी की गारंटी थी गरीब लोगों को ऊपर उठाना, लोगों की गारंटी थी मोदी की किसानों को आगे बढ़ाना। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। ये अपनी ही खुद केंद्र सरकार की सीएजी की और एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा लें कि किस तरीके से चाहे आदिवासी हो चाहे महिला हो, कितने अत्याचार लगातार देश में बढ़ रहे हैं। ये कोई कांग्रेस नहीं बना रही। रही बात दूसरा सवाल आपका कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्या परिणाम आएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ये कहती थी पूरी भारतीय जनता पार्टी और तमाम तथाकथित लोग जो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए लोग मीडिया में जाते थे, जो वरिष्ठ पत्रकार बनने का काम करते थे, वो कहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा में कोई शामिल नहीं हो रहा, एक भी राज्य में सरकार नहीं आएगी। लेकिन जनता ने उनके राहुल जी के नेतृत्व को, राहुल जी की मेहनत को और जो अपनापन उन्होंने वहां लोगों के बीच दिया,
उसको देखा, जिसका परिणाम चाहे तेलंगाना की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, या आने वाला लोकसभा चुनाव हो, ये 400 पार की जरूर बात करते हैं। आप देखिएगा धीरे धीरे ये जिस तरीके से एक एक सांसद जो खिसक रहे, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे अन्य राज्यों के चुनाव हो, किसान सरहद पर बैठा हुआ है जिससे कोई बातचीत नहीं चल रही, ये उत्साहित होना अच्छा हो सकता है। ठीक है, देखिए अमित जी, लगातार एक लंबी चर्चा इस पर की जा सकती है, समय हमारे पास कम है। अनुरुद्ध जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस में खासकर जो माहौल बना हुआ है, क्या कुछ आपको वहां से दिखाई देता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ चुनौती बीजेपी के सामने कांग्रेस की है, या फिर लगातार जिस तरीके से नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपना पुराना रिकॉर्ड है उसे दोहराएगी या फिर उससे भी आगे निकलेगी? अनुरुद्ध जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में मजबूत थी, और इस बार आप चुनौती की बात कर रहे हैं। चुनौती तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पार्टी ही नहीं है। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो आज दिल्ली में सीईसी की बैठक है, उसमें मध्य प्रदेश के लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। और जहां तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें तो 29 सीटों पर 29 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। हालांकि पार्टी दावा कर रही है, पैनल बना लिए गए हैं, 2 से 3 नाम है, लेकिन जो हकीकत है, जमीनी हकीकत यह है कि यहां के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने को मना कर चुके हैं, कमलनाथ चुनाव लड़ने को मना कर चुके हैं, इसके अलावा सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कोई कांग्रेस के पास सीनियर लीडर है नहीं जो चुनाव लड़ने वाला हो, और इसके अलावा यंग लीडर भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और अमित शाह की टीम को लेकर है। तो जहां तक मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो यहां स्थिति लोकसभा चुनाव के लिए अभी फिलहाल तो अत्यंत दयनीय है, और पार्टी को 29 कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं जो कि एक तरफा बोल सके कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी दावा करती है कि वो 10 से 15 सीटों पर युवा उम्मीदवारों को टिकट दिलवाएगी, उन्होंने पैनल बना लिया है। लेकिन हकीकत यह है, और इस हकीकत का खुलासा आज सीईसी की बैठक में होगा, जब दीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह 29 नाम मध्य प्रदेश के सीईसी की बैठक में रखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। उस वक्त हमारी खबर पे भी मोहर लगेगी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को 29 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा सीईसी की बैठक में क्या फैसला आता है, और सब पर नजर भी रहेगी कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनको एमपी में उतारा जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुज जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे में भगदड़ मची हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार नेता अगर कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं तो कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां भी हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा जमीन पर कांग्रेस इन्हें कैसे उतारती है, क्या कुछ सक्रियता के साथ आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।